और इन सारी चर्चाओं पर प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, कुछ दिन पहले आप हमसे रूबरू थे और उन वीडियो में हमने एक बात का जिक्र किया था कि दिल्ली प्रदेश के अंदर चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं और यह होगा भी, हमने दावा भी किया था कि मुख्यमंत्री तो हरियाणा वाला ही बनेगा। और टाइटल भी हमने दिया था वीडियो में कि हरियाणा करेगा दिल्ली पर राज। और उस वक्त काफी लोगों को यह बात अटपटी लगी होगी, परंतु आज रेखा गुप्ता ने जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार किया और वह बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई, तो हमारी उस खबर पर मोहर लग गई। तो साथियों, पहले जितनी भी चर्चाएं हुई, चर्चाओं में यह चीज तो बिल्कुल क्लियर थी कि हरियाणा प्रदेश दिल्ली को मुख्यमंत्री देने जा रहा है। पहले आपने यह खबरें तो जरूर देखी हैं कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत सारे मेडल दिलवाए हैं भारतवर्ष को, परंतु अब एक खबर यह भी बन गई है कि हरियाणा प्रदेश दिल्ली को मुख्यमंत्री देने वाला प्रदेश भी बन गया है। और यह अपने आप में एक अनूठी बात है। अगर आप गिनती करने लग जाओगे दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें यह पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश ने कई सारे मुख्यमंत्री दिए दिल्ली प्रदेश को, और इन सारी चर्चाओं पर प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, बड़ा गजब हो गया जी। ये तो बहुत खबरें देखें कि हरियाणा ने भारत की झोली में इतने मेडल डाले जी। अब यह खबर भी होगी कि हरियाणा ने दिल्ली की झोली में इतने मुख्यमंत्री डाले जी। और बिल्कुल सच भी है। तो ये इसके लिए आप क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए? देखो, निश्चित रूप से हरियाणा चूंकि दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए हैं, बिल्कुल सही कहा, तो यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से तो हमेशा एक्टिव रहे हैं जी। और समय समय पर वो दौर आया है जब देश की सरकारों में भी बहुत अहम पदों पर हरियाणा के नेता रहे हैं। बिल्कुल। केंद्र की जो सरकारें हैं वो भी हरियाणा के नेताओं ने चलाने का काम किया है। बिल्कुल। और बहुत से समय ऐसे आए हैं जब हरियाणा से संबंध रखने वाले नेताओं ने जी दूसरे राज्यों में अपनी पसंद के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। बहुत बड़ी बात है। जहां तक बात है दिल्ली की, जी, दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, बिल्कुल, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इस दिल्ली में जिस तरह से हरियाणा के नेताओं का जी लगातार राजनीति के शीर्ष पदों पर पहुंचना जी अपने आप में हर हरियाणवी के लिए एक गौरवान्वित करने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और हमने तो जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था जी, तब भी ये बात कह दी थी कि जैसे हरियाणा के नेता पहले मुख्यमंत्री बने हैं जी दिल्ली में जी, उसी तरह से इस बार राज किसी का है जी, चाहे वो आम आदमी का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा वाला बनेगा। और उस पे हमने एक नहीं बल्कि 2-3 वीडियो उस चीज पर बनाए। बिल्कुल। और दर्शकों ने भी वो बहुत ज्यादा सराहे। हाँ, बड़े अप्रिशिएट करे। और दर्शकों का हम इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहेंगे, हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे। और जैसे ही आपका प्यार हमारे पास पहुंचता है, हमें बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती। साथियों जी, प्रद्युमन भाई, हमने एक बात यह भी बोली थी जी कि हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री बने, ये भी हमने इशारा किया। उसी चीज पे आया हुआ था जी कि अब चूंकि दिल्ली में
आम आदमी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री बना रखी। बिल्कुल। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस में भी शीला दीक्षित जो एक महिला थी जी, उनका बहुत लंबे समय तक वहां दिल्ली में राज रहा। बिल्कुल सही कहा। तो उसी की काट के लिए, क्योंकि हर पार्टी दूसरी पार्टी के वोट बैंक में जब तक सेंध नहीं लगाएगी, हाँ, बिल्कुल तब तक वो सत्ता में नहीं आ सकती। सही कह रहे हैं। वोट परसेंटेज तो बहुत मामूली सा अंतर है, जैसा हरियाणा में था, बिल्कुल ठीक है, उसी तरह से थोड़ा बहुत बढ़ गया दिल्ली में, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन असली काट कहाँ है? अरविंद केजरीवाल बार बार एक बात कह रहे थे, मैं आज दर्शकों को ये बात याद दिलाना चाह रहा हूं अपने भाषणों में जी। वो ये कह रहे थे कि हम 55 सीटें तो जीतेंगे, हाँ, लेकिन अगर ये माताएं बहनें खुल करके हमें वोट कर देंगी, घरों से निकल करके वोट कर देंगी जी, तो हम 62, 63, 64 तक भी जाएंगे। यानी कि क्योंकि उनकी निगाहें महिला वोटर, हाँ, यस। और कहीं न कहीं इस बात का भी शायद उनको अंदेशा या डर होगा कि जिस प्रकार से बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और आधी आबादी की बात कर रही है, मोदी जी भी कई सारे भाषणों में अर्ध नारी जो मतलब शक्ति है, आदि शक्ति या आधी आबादी, तो उस पर विशेष फोकस करते हैं, उसको कहीं कहीं एड्रेस, उस वोट बैंक को एड्रेस करते हैं। तो कहीं कहीं केजरीवाल को इस बात का डर भी था और वो सही भी था। मोदी जी ने तो महिला वोटर्स को या महिला को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जी, और महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने के लिए जी, देश में पहली बार जो 33% महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण देने का जो कानून, हाँ, सही कह रहे हैं, पारित उन्होंने करवाया जी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि जी। बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या है, क्योंकि चुनाव कितनी महिला लड़ती है, राजनीति में कितनी टिकटें मांगती जी, आप केवल एक इस मुद्दे पर चुनाव में महिलाओं के वोट नहीं ले सकते। इसकी काट के लिए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से महिलाओं के लिए पैसे देने की जो स्कीम शुरू की जी, उसकी काट के लिए फिर बीजेपी ने भी किया जी। अब बीजेपी के ये समझ में आ गया कि जब तक ये आदि शक्ति आपके साथ नहीं लगेगी, तब तक जो है राज बढ़ाना असंभव है। और इसी की काट के लिए महिलाओं को अत्यधिक टिकटें भी दी जी, तमाम पार्टियों ने देने का प्रयास किया, और अंततः जो है एक महिला चेहरे के तौर पर जी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया जी। ये भारतीय जनता पार्टी के देश में जितने स्टेटों में सरकार है जी, चाहे वो एनडीए की हो चाहे बीजेपी की हो, उनमें पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा जो है सही महिलाओं के लिए गौरवान्वित विषय है। हालांकि एक से ज्यादा स्टेटों में होनी चाहिए, हाँ, हम भी इस चीज के समर्थक हैं, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई जी। अब एक बना दिया गया और भी बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो उनको बनाने से बीजेपी निश्चित रूप से ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में की मैसेज देना चाहती है कि जो है हम जो आधी आबादी है जी, उसको भी अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं जी। अगली बात, जैसा हम हर वीडियो में ये चर्चा करते हैं कि आज की जो है मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, ये हमेशा अप्रत्याशित फैसले करती है जी, और जिसका ये लगता हो कि इनको नहीं बनाया जाएगा जी, उनका नाम ये घोषित भी कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। उससे क्या है कि एक सस्पेंस बना रहता है जी, और उसका बीजेपी को सबसे मोटा फायदा ये मिलता है कि भले ही आज रेखा गुप्ता बनी है, सीएम का पद तो एक है और एक रेखा गुप्ता बन गई जी, बाकी भी तो एमएलएज हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन उन एमएलएज को ये भरोसा हो जाता है कि आज अगर पहली बार की विधायक है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, पहली बार विधानसभा में जा रही हैं जी, एक पार्षद रही हैं, ठीक है, तो एक पार्षद छात्र राजनीति से राजनीति में आई, वो तो बल्कि इतना गजब हो चुका है यहाँ तो कि जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में ये तो महासचिव बनी थी, हाँ, और जो अध्यक्ष बनी थी अलका लांबा, आज वो अलका लांबा की तो जमानत जब्त होगी, ठीक है, जो इनके प्रधान थी जी, और ये प्रदेश की सीएम है। प्रद्युमन भाई, ये देखिए आप कि वो तो अध्यक्ष है, बिल्कुल, और ये महासचिव बनी थी, बिल्कुल, एबीवीपी से, बिल्कुल, दोनों की पृष्ठभूमि देखिए आप जी, सिर्फ इतना अंतर है कि एक तो कांग्रेस से लड़ी, एक एनएसयूआई में थी वो, हाँ, बिल्कुल, उस वक्त भी वो उसमें थी वो, और अभी भी वो कांग्रेस से लड़ी जी। एक उस वक्त भी विद्यार्थी परिषद में थी जी, जो कहीं न कहीं बीजेपी की एक शाखा है, बिल्कुल,
और आज भी वह बीजेपी में। दोनों में केवल इतना अंतर था, एक की जमानत जब्त और एक राजनीति के शीर्ष पद पर। बिल्कुल, सिर्फ इतना सा अंतर, पार्टियों का अंतर है ना। बिल्कुल, पार्टियों का अंतर, हालांकि पार्टियों का है। अलका लांबा भी बहुत तेज तर्रार हैं और बहुत ही प्रख्यात नेत्री हैं दिल्ली की। और उससे भी बड़ी गजब बात यह है कि अलका लांबा को तो पूरे भारत में नाम जानते हैं लोग। हाँ बिल्कुल सही। रेखा गुप्ता तो अब मुख्यमंत्री बन गई तो भी दिल्ली वाले जानने लगे हैं सारे, अब जानने लगे हैं। ठीक है ना भाई, सीएम बन गई रेखा गुप्ता, बाकी स्टेट तो छोड़ दो आप। बिल्कुल, अलका लांबा तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बल्कि वो तस्वीर भी खुद अलका लांबा ने ही जारी की है। बिल्कुल, वो खुद मेरे पास तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी फिलहाल है ना, उसमें एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर जो शख्स बैठे हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने भेजी। तो उन्होंने जब ये भेजी तो मैंने भी देखे, हम कमाल है। तो कहीं अच्छा, प्रद्युम्न भाई, जो आप एक चर्चा कर रहे थे, बहुत गजब की चर्चा है कि बीजेपी के अंदर एक आम आदमी को इस प्रकार की उम्मीद जगती है, और वो कांग्रेस में नहीं जगती, कि यहां पर बिल्कुल पिछली लाइन का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। और ऐसा इन्होंने अनेक प्रदेशों में किया है, चाहे मध्य प्रदेश हो जी, चाहे राजस्थान हो जी, चाहे छत्तीसगढ़ हो जी, अनेक प्रदेशों में इन्होंने पिछली लाइन के आदमियों, हरियाणा में देख लो, हरियाणा में भी कह सकते हैं, नायब सिंह सैनी से सीनियर नेता तो पता नहीं कितने गए। यू आर राइट, यानी कि बिल्कुल पिछली कतार के नेताओं को बिल्कुल अगली कतार में लाकर शीर्ष पद पर बैठा दिया। तो इसमें एक आम कार्यकर्ता के अंदर यह विश्वास की जागृति होती है कि यहां मैं भी इस पद पर पहुंच सकता हूं, और ये कांग्रेस में कमी है, तो कांग्रेस को इस चीज पे काम करना चाहिए। यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही। देखो, एक बहुत गंभीर मैं बात बताऊं, कोई भी आदमी जो राजनीति करता है जी, उसकी ये इच्छा तो होती है कि वो किसी न किसी बड़े पद पर जाए। बिल्कुल, आज वो जिस पद पर है उससे और ऊंचा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहां जिन पार्टियों में ये फिक्स होता हो कि भाई यहां तो ये बनना है, सही बोले, चाहे उससे कितना ही टैलेंटेड हो, चीज सही कहा, चाहे उससे कितना ही कुछ भी हो, बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं पूछता। बिल्कुल सही बात। इसलिए कांग्रेस फेल है। अब कांग्रेस में पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि ये आदमी सीएम बनेगा और ये आदमी एमएलए बनेगा। एक और प्रद्युम्न भाई, जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत देखते हैं, आम से आदमी, यानी कि जो बंदे न्यूज चैनल देखते हैं, वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री घोषणा कर देते कि कांग्रेस पार्टी का राज आएगा तो फलाना बंदा मुख्यमंत्री बनेगा जी। और बीजेपी की खूबसूरती देखिए, यहाँ बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फैल हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस, आखिरी बॉल तक, यानी कि जो 2020 का मैच होता है ना जी, बिल्कुल आखिरी बॉल तक जाता। आखिरी बॉल तक ये पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा, हो सकता है सुपर ओवर में भी मैच चला जाए। वही सब बीजेपी में होता है, यहाँ बात सुपर ओवर तक जाती है और सस्पेंस बना रहता है आखिर तक। देखो एक चीज देखो, भाई कांग्रेस में जब हुड्डा साहब को बनाया तो उस समय भी 5-6 जो लोग थे ना सीएम की रेस में जी, हुड्डा साहब बिल्कुल थे। हुड्डा साहब की इतना नहीं सोचा पार्टी ने, वो जो 5-6 आदमी थे। बिल्कुल, आज भी अगर 2024 में मान लें कि कांग्रेस का राज आ जाता, बिल्कुल, तो कौन मुख्यमंत्री होता? हुड्डा पिता पुत्र में से कोई एक, यस, रणदीप सुरजेवाला, ज्यादा से ज्यादा सैलजा, 4 के अलावा तो कोई नाम ही नहीं था। बिल्कुल सही बात, ठीक है, सब फिक्स था मामला। भाई इन 4 के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। बल्कि एक और बड़ी खास बात है, कांग्रेस में तो यहां तक हालात है, जो चुने हुए सांसद है ना, चुने हुए विधायक हैं, बड़े बड़े पदों पर जो लोग रहे हैं, उनसे भी अगर कोई पत्रकार या कोई आम जनता ये भी कह देना कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, तो हाथ जोड़ लेते हैं, भाई मेरा कहीं नाम नहीं है, मुख्यमंत्री तो जिसका चेला चपाटा होता है ना भाई वो ही बनेगा, अगला नाम ले देते हैं। देखो हुड्डा साहब का है तो भाई हुड्डा साहब बनेंगे, सैलजा का है तो सैलजा बनेगी। यानी कि कांग्रेस में गॉड फादर होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल, जबकि दूसरी तरफ आप बीजेपी में देखिए, जब मनोहर लाल को बनाया, हरियाणा के संदर्भ में हम बात कर रहे, मनोहर लाल का तो कहीं लाइन में भी वो सिस्टम नहीं था, उनसे सीनियर तो पता नहीं कितने नेता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। रामविलास शर्मा जी रोज मुख्यमंत्री बन के सोया करते जी, ठीक है जी, वो 1998 से बन रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, भाई कहीं ना कहीं लग जाए तुक्का, बिल्कुल। वो आज उनकी ये कंडीशन है कि वो आज एमएलए तक नहीं बने, टिकटें कट गई, एमएलए तो बात की बात है। हाँ, पार्टी ने उनको इस लायक भी नहीं समझा कि ये आदमी चुनाव लड़ सकता है। हारना जीतना तो एक अलग बात है, बड़ा दुखद भी है, ठीक है, देखा जाए तो देखो मेरा एक और मानना है इसमें,
वे सारी जिंदगी की सिमरी है, कोई भी आदमी हो, नए विकल्पों को मौका देना चाहिए। अब वो जिस महेंद्रगढ़ से लड़ रहे हैं 40 साल से लड़ रहे हैं, अगर वो इतना ही विकास करवाते, इतनी बार मंत्री, इतनी बार सरकार में चौधरी, क्यों नहीं करवा पाए? तो वो थोड़ा सा यूं है प्रद्युमन भाई, वरिष्ठ आदमी एक उनकी मतलब इज्जत से उनको विदाई दे देनी चाहिए, उनको मार्गदर्शक मंडल में ले जाके और कहीं राज्यसभा में या कहीं कोई गवर्नर इस तरह की लगा के बस टाइम पास कर ले। बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार की विदाई के तो हकदार हैं। नहीं है, नेचुरल बात है। वो भी हैं और भी बहुत नेता हैं जी। दूसरी तरफ आप उसके बाद जब नायब सैनी बने, किसी ने कल्पना की? नहीं भाई, किसी ने ये सोचा नहीं था कि नायब सैनी भी सीएम बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इस बार भी ये हालात थी, ये तो 48 सीटें आ गई, इसलिए नायब सिंह सैनी दोबारा बना दिए गए। जी जी। अगर ये थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाती ना, मान लो ये आ जाती 40, तो क्या पता नायब सैनी की बजाय कोई और बनता। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बीजेपी में कोई चीज कोई फिक्स नहीं होती, फिक्स नहीं। यहाँ पता नहीं कौन कहाँ क्या हो जाए। यहाँ जो मैच है वो आखिरी बॉल तक, सुपर ओवर तक जा सकता है, पूरी संभावना रहती है। दूसरी बात है, बीजेपी इस प्रकार का मैच है, यहाँ पर बड़े बड़े स्टोरी फैल हो जाते हैं, जो एक एक बॉल पर सट्टा लगाते नहीं, अब ये होगा, अब ये होगा। ये वाला खेल बीजेपी में नहीं खेला जा सकता प्रद्युमन भाई। देखो, ये कांग्रेस में तो खेला जा सकता है। ये तब से ज्यादा शुरू हो गया बीजेपी में जब मोदी और अमित शाह ने कमांड ली। उससे पहले तो जब अटल आडवाणी का दौर था, तब तो यूं था कि बीजेपी में लगभग पता चल जाता था, और तब बीजेपी का इतना प्रभाव भी नहीं था देश में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, भले ही वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे देश के, लेकिन वो कोई पूरा देश में एक तरफा बहुमत से पार्टी की सरकार आ गई, किसी भी राज्य में कोई मामला नहीं था जी। लेकिन अब ऐसा है कि केवल जो 1.5 आदमी है ना, एक मोदी और आधा अमित शाह, इन 1.5 आदमी को ये पता है कि भाई करना क्या है। ये बड़ी गजब तो निकाल के लाए प्रद्युमन भाई आप। मतलब आप 2 आदमी नहीं कह रहे, आप 1.5 आदमी कह रहे हैं। ये दर्शकों की बड़ी उत्सुकता हो रही होगी भाई, ये 1.5 आदमी कुकुर हुआ है, 2 आदमी तो एक अमित शाह और एक मोदी, गिनती में तो 2 आ रहे हैं, ये 1.5 आप कैसे ये गणना? 1.5 मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अमित शाह है ना, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, ठीक है, वो मोदी और अमित शाह दोनों सलाह करते हैं जी, कोई शक नहीं है जी, ठीक है, लेकिन जो फाइनल जो डिसीजन करता है ना, वो नरेंद्र मोदी करता है। आप एक चीज देखो, अभी दिल्ली में चुनाव था जी, अमित शाह से प्रवेश वर्मा मिला और भी जो है सारे बीजेपी के नेता घूम रहे थे, और चुनाव परिणाम आया 8 तारीख को जी, सीएम बना उसके 12-13 दिन के बाद। यस, ठीक है, इतने दिन का डिले क्यों हुआ? और सीएम भी जब बना कि प्रधानमंत्री, मैं उसी पर आ रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश में थे। मतलब जिस एक को मैं कह रहा हूं, वो एक विदेश में था, जब तक वो एक यहाँ नहीं आया ना, तब तक आधा कुछ नहीं कर पाया। आधा यहाँ था, एक विदेश में, बिल्कुल, तब तक वो आधा कुछ नहीं कर पाया। और ये बात ये नहीं, एक बहुत गजब वाक्या मैं बताता हूँ, बड़ा गजब है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे जी, और कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव, और जो है वो हरियाणा के भी प्रभारी रहे। 2014 में उन्हीं की बदौलत जो है सरकार बनाने में उनका एक बहुत मोटा रोल था जी। उनकी कोठी पर जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे, बिल्कुल, तो बहुत लोग, एक बड़े नेता ने मेरे को बताई कि बहुत लोग आवेदन देने के लिए आए जी, कि भाई टिकट दे दो, क्योंकि बड़े नेता थे। हाँ, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के, मोदी के, अमित शाह के बड़े खास, बिल्कुल, और हर आदमी उनको दे रहा है, और वो सबके यहाँ भर रहे। अच्छा। जैसे ये नहीं होता भाई सारे सबको छोरा दे दिया, हाँ भाई देंगे टिकट जी, सबके यहाँ भरने लगे लिए। उसी दौरान जब बहुत भीड़ उनकी कोठी पर, मध्य प्रदेश में और किसी नेता है घर नहीं इतनी, और ऐसी चर्चाएं थी कि कैलाश विजयवर्गीय को जो है बहुत पावरफुल नेता है जी। उसी दौरान टीवी की स्क्रीन पर आगी पट्टी, कैलाश विजयवर्गीय को मिली एमएलए की टिकट जी। वो लोग वहां से भाग गए, भाई इसने खुद नहीं कौन बेरा, हमने कहां से टिकट दिलाएगा भाई इसने खुद ने ये नहीं पता तन्ने एमएलए की टिकट मिलेगी जी। ठीक बात है, ठीक है। वो आवेदन लेनी है, उल्टे भी किया हमने तो भारतीय जनता पार्टी में तब एक बहुत बड़े एक मंत्री थे मोदी की सरकार के, मोदी की सरकार के कैबिनेट मंत्री, उसने ये बताया भाई बीजेपी में कुछ नहीं है, यहाँ केवल और केवल इन 1.5 आदमियों की चलती है। और यहां तक भी बताया एक आदमी ने, तो एक बड़े सांसद हैं कई बार के, उसने तो ये तक कहा कि भला जो संसदीय बोर्ड है ना भारतीय जनता पार्टी में सबसे पावरफुल है संसदीय बोर्ड, और उन सांसद, आज फिलहाल भी सांसद हूं, उन सांसद महोदय ने ये बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में जब टिकटों को लेकर के चर्चा होती है ना,
तो वहां ठीक है, बैठते सारे हैं, हरियाणा से सुधा यादव भी उसके सदस्य, बिल्कुल, लेकिन बाकी तो चाय पी लेते हैं, बर्फी खा लेते हैं, बिस्कुट भुजिया खा लेते हैं, जो कुछ है मोदी और अमित शाह के आगे उनकी बोलने की हिम्मत नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि टोटली फैसले, और वो इस चीज से क्लियर भी है। नहीं तो आप एक बात बताओ, ये मुख्यमंत्री पहले क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ? एक तरफ देखो, बहुत विशेष मैं बात बताऊं, एक तरफ सारा भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष का नेता नहीं बना पा रही, विधायक दल का नेता नहीं बना पा रही जी। यहां तो बीजेपी मुख्यमंत्री बनाते वक्त इतने दिन लगा दिए। सही बात है। क्यों लगा दिए? क्योंकि जो बिग बॉस था, जो पार्टी का सर्वे सर्वा है, वो विदेश था। प्रद्युम्न भाई, यहाँ आप गजब की बात कह रहे हैं जी। कुछ लोग या तो उनको ज्यादा जानकारी है जी, या फिर उनको वाकई में जानकारी का अभाव है जी। कुछ लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं, जो कि मैं भी इससे अपना वो नहीं रखता, मैं सहमत नहीं हूं, कि आज जो बीजेपी है उसको अमित शाह चला रहे हैं जी, मोदी जी को भी अमित शाह चला रहे हैं जी, और आप जो राय रख रहे हैं वो उससे इतर है जी। तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल, या तो अमित शाह चला रहे हैं या फिर मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन यह फैसला जो हुआ है जी, इससे यह लग रहा है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल स्टिक है कि नहीं, मोदी ही चला रहे हैं। बिल्कुल मोदी ही चला रहे हैं। हाँ, अमित शाह से वो राय ले रहे हैं, राय ले कोई दो राय नहीं है जी। और सारे सिस्टम को कंट्रोल अमित शाह ने कर रखा है, लेकिन अमित शाह की खुद की ये हिम्मत नहीं है कि वो मोदी से बिना परमिशन के कोई फैसला ले ले। अच्छा, ये चीज है। नहीं तो आप एक बात बताओ, अगर यही रेखा गुप्ता बननी थी तो मोदी के आने से पहले भी अनाउंस हो जाती। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर अमित शाह ही सर्वे सर्वा थे तो फिर मोदी की जरूरत ही नहीं थी। एक चीज हो सकती है जी, कि जिस वक्त मोदी जी विदेश में हैं जी, तो सारा कंट्रोल उनके पास है जी, मतलब कंट्रोल अमित शाह जी के पास है। कंट्रोल तो ऐसा है, वैसे तो पार्टी में क्या है, अमित शाह को बहुत बड़े नेता नहीं थे, पहली बात तो ये है, दर्शकों को ये बात समझ जानी चाहिए। वो तो केवल एक सीट से विधायक बन रहे थे लगातार जी, बिल्कुल, और तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे। मोदी जानते भी थे लोग उनको, मोदी की सरकार, गुजरात के भी कुछ एक एरिया में जानते थे। उसके बाद मोदी की सरकार में वो जो है राज्य मंत्री बनाए गए। हाँ, तब तक भी उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं था। फिर जब एक बहुत बड़ा मामला हुआ जिसमें उनका नाम आया, और उसके बाद वो देश में यूं हो गया, एक अमित शाह नाम का भी कोई शख्स है। हाँ, बल्कि आप यूं भी कह सकते हैं अमित शाह को पॉपुलर करने में, वैसे तो मोदी जी को भी पॉपुलर करने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है। बिल्कुल है। और अमित शाह को भी पॉपुलर करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल है। उन्होंने बार बार, देखो पॉपुलर आदमी कैसे होता है, जिस आदमी की बार बार विरोधी नाम लेंगे ना, हाँ, तो पॉपुलर होगा, नेचुरल बात है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और आप नाम लेना ही बंद कर दो, कोई नहीं पूछेगा। सही कह रहे हैं आप। पॉपुलर तो तभी होगा जब उसका नाम बार बार बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। यस, और इनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी लगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 2014 के चुनाव में तब तक ये को बहुत बड़ा चेहरा नहीं था, क्योंकि प्रभारी तो पता नहीं कितने के लगे हैं, अब हरियाणा में लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इससे विप्लव देव था, सतीश पुनिया है जी जी, वो अमित शाह के बराबर थोड़े ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और प्रभारी का कोई घना लंबा चौड़ा सिस्टम भी नहीं होता। लेकिन जो उन्होंने करिश्मा कराया, वे उत्तर प्रदेश में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बीजेपी जीतेगी। उन्होंने बीजेपी को जिताया, फिर उनको एकाएक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको गृह मंत्री देश का। आप एक बहुत गजब बात ये देखो, मोदी की कैबिनेट में जो शीर्ष पद है, भले ही राजनाथ सिंह को जो है सीनियरिटी में सबसे ऊपर रखा गया है जी, लेकिन पावरफुल अगर देखा जाए ना, तो होम मिनिस्ट्री सबसे पावरफुल है जी। ठीक है, वो अमित शाह के पास है, और पहले कार्यकाल में वो राजनाथ जी के पास थी। बिल्कुल। तो तब तक तो मंत्री नहीं थे ना, मंत्री नहीं थे। तो अब वो पावरफुल वो है अमित शाह, लेकिन कितना ही वो पावरफुल हो, सर्वे सर्वा मोदी है। मोदी के बिना कोई पत्ता नहीं हिल रहा। हाँ, ये जरूर है कि कई बार ये होता है कि चेहरा किसी का है, उसके पीछे सोच किसी आदमी की है, थिंक टैंक। अब इसमें क्या है कि मोदी एक फेस है। आज अमित शाह के नाम पर चुनाव लड़ लो, बीजेपी को पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। अगर अमित शाह ही सब कुछ है, चुनाव लड़के देख लो, पता चल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो फेस मोदी है।
अमित शाह तो नीचे से उनको ये बताता है भाई ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, देखो राय मशवरा करना पड़ता है। जी जी। अच्छा, अब चूंकि दोनों एक प्रदेश से हैं, दोनों वो उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो नेचुरल बात है कि अब विश्वास जम जाता है। और वो विश्वास इतना हो गया कि आज मोदी के बाद देखो एक और बड़ी खास बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जगत प्रकाश नड्डा है। लोग नड्डा से ज्यादा आज भी मोदी को मान रहे हैं। हाँ, ये गजब बात है। ठीक है ना भाई, बेशक नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, लेकिन आज भी बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता जी, भी अमित शाह को यूं सोच रहे भाई यही है। यस, मतलब आज भी कोई बड़ी मीटिंग है, कोई बड़ा फैसला है, कोई देश में बड़ा मुद्दा हो जाता है, बिल्कुल कोई विपक्षी दलों से साठगांठ करनी हो, कहीं सरकार तोड़नी है, कहीं सरकार बनानी है, कहीं एमएलए को कुछ करना है, वो सारा वो कर, जो कि मीटिंगें होनी चाहिए अध्यक्ष के साथ। जबकि होना क्या चाहिए कि वो पार्टी में केवल पार्टी में सबसे बड़ा पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, और बीजेपी में 2 ही सेंटर पॉइंट होने चाहिए। जी, और बीजेपी में नहीं, हर जगह होनी चाहिए, हर जगह पे एक प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अमित शाह संविधान के हिसाब से तो है भी, वो वही बोल रहे हैं कि ऑफिशियल तो यही चीज है। हाँ। अब जैसे देश के प्रधानमंत्री जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। जी जी, ठीक है, तो इसका मतलब वो चेयरपर्सन भी थी कांग्रेस संसदीय दल की। तो नेचुरल बात है कि 2 ही ध्रुव थे, यस, या तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और या सोनिया गांधी। जी जी। उसके बाद जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बहुत सोचने वाली बात है, जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो भी 2 ही ध्रुव थे, एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। होम मिनिस्टर उस समय राजनाथ सिंह भी थे, उनकी क्या वैल्यू थी, नितिन गडकरी की क्या थी, और पता नहीं कितने मंत्री थे, सुषमा स्वराज भी थी उस समय, अरुण जेटली भी थे, कोई थी पूछ। अब उसी तरह से अब भी वो चीज होनी चाहिए, अब तो नड्डा होना चाहिए पावरफुल। हाँ, अमित शाह का तो कहीं कोई नाम ही नहीं आना चाहिए, वो तो एक मिनिस्टर है, बिल्कुल मिनिस्टर, उससे सीनियर राजनाथ सिंह भी है जी, कोई नहीं पूछ रहा जी। नितिन गडकरी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनसे पहले रहे बल्कि, जी जी, लेकिन कोई कुछ, लेकिन बात वही कि वो आधे वो हैं। हाँ बिल्कुल, 1.5 में आधा। और बाकी एक और बात बताऊं, बाकी ये जितने हैं बीजेपी के नेता, किसी का कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता, जो फैसले लेते हैं वो ये लेते हैं बस। तो ठीक है प्रद्युमन भाई, अब हम दिल्ली पर आ जाते हैं जी। जो दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाने का जो बोल्ड फैसला बीजेपी ने लिया है जी, और हरियाणा से। अच्छा, उससे पहले एक चीज हम बीच में और जोड़ दें कि हरियाणा से कैसे हैं जी, क्योंकि उस चीज का हमारे बीच में कहीं जिक्र आया नहीं। बिल्कुल, दर्शकों से कहा तो जो रेखा गुप्ता हैं वो हरियाणा का जो मिड है, बिल्कुल हार्ट है हरियाणा का, जींद जिले के जुलाना हल्के के नंदगढ़ गांव जी, 1974 में जन्मी है जी, और उनके पिताजी भी यहाँ इस एरिया के प्रतिष्ठित लोगों में शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आड़त का कारोबार रहा है बिल्कुल, जो उस समय जिनका आड़त का कारोबार है, तो नेचुरल बात है कि साधन संपन्न भी है और जो है एक प्रतिष्ठित आदमी मिलेंगे। राइट, आज तो पता नहीं कौन कौन बने हुए आड़ती। जी जी जी, जुलाना मंडी में भी इनका आड़त का कारोबार रहा, तो कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा वजूद वाला जी सिस्टम था, और उनको बनाने से जी भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल दिल्ली को बल्कि हरियाणा को भी साधने का काम। यस, ये मैं एक बहुत रोचक बात बताता हूं। और हरियाणा की जो आधी आबादी महिलाओं के, उनको भी साधने का, महिला तो पूरे देश की साधने का काम किया है, लेकिन बड़ी रोचक बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही ब्राह्मण बनिया और पंजाबी की पार्टी माना जाता था और शहरी पार्टी माना जाता था जी। अब इनको बनाने से, क्योंकि पंजाबी को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, बिल्कुल चौधर दे रखी है, बिल्कुल, ब्राह्मण को प्रदेश का अध्यक्ष भी बना चुके हैं, रामविलास जी भी पहले रहे हैं, अभी फिलहाल भी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष है, बिल्कुल। और पिछले 10.25 साल के लगभग कार्यकाल में अगर ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी में कोई सबसे ज्यादा उपेक्षित कोई रहा जी, तो वो बनिया समाज रहा, अग्रवाल समाज रहा जी, बिल्कुल। अग्रवाल समाज को ना तो कोई बहुत पावरफुल महकमे दिए गए, बिल्कुल, कहीं कोई गृह मंत्री जैसे, नहीं तो वित्त मंत्री जैसा पद, क्योंकि जो अग्रवाल समाज है वो तो रुपया का मामला उनका, ठीक बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। उससे पहले मांगाराम गुप्ता जैसे रहे भी हैं, जी जी, ठीक है, लेकिन अब नहीं बनाया गया, तो उस हिसाब से अग्रवाल समाज को भी साधने का काम किया गया, क्योंकि हरियाणा के अग्रवाल समाज में कहीं ना कहीं ये रोष भी था। मेरे पास भी बहुत से जो अग्रवाल समाज के लोग, उनके फोन भी पीछे आया करते कि भाई हमारी पूरी तरह से उपेक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
आज भी इस पूरी कैबिनेट में एक विपुल गोयल हैं, और उनको भी जो महकमे दिए गए हैं उनके कद के मुताबिक नहीं है जी, जो कैबिनेट बनी है जी। इसमें उससे पहले उद्योग मंत्री रहे हैं, बहुत पावरफुल। इसमें एक सवाल और ले लेते हैं, जो आप अग्रवाल समाज की बात कर रहे हैं जी। जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल प्रकरण हुआ जी, और उस चीज का असर हमने लोकसभा में भी देखा गया। बहुत सारी अग्रवाल समाज के बंधुओं से आपकी भी वार्तालाप हुई, मेरी भी वार्तालाप, बीजेपी को हराने के लिए बड़ी बम्पर वोटिंग बिल्कुल। कहीं न कहीं अग्रवाल समाज बीजेपी से केजरीवाल प्रकरण को लेकर खपा नजर आ रहा था, और बीजेपी की समझदारी देखिए आप, एक फैसले से बीजेपी बिल्कुल ऐसा साथ दिया अग्रवाल समाज को, इसको कहते फैसला। साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कर दिया कि जिस तरह से पिछड़ों की कहीं कोई बात आए तो मोदी एक चेहरा है बैकवर्ड समाज में। ये सुनिए आप, बड़ी गजब है हरियाणा। जिस तरह से एससी समाज है उसमें मायावती एक फेस है जी, ठीक है, काफी वर्षों से बनी। उससे पहले कांसीराम एक बहुत बड़ा फेस थे जी। जाटों में चौरी देवीलाल एक बहुत बड़ा फेस थे देश, बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से अलग अलग जो कम्युनिटी हैं उनके अपने एक चेहरे हैं जी जी। अग्रवाल समाज का पूरे देश में, अकेले दिल्ली की बात नहीं कह रहा मैं जी जी, पूरे देश में जी एक चेहरा अरविंद केजरीवाल बन चुके थे। और मैं एक बहुत गजब बात और आंखों देखी बात बताता हूं, और अब उस चेहरे को डेंट पड़ेगा जब रेखा गुप्ता की वजह से। उस पे आएंगे हम। जब आदमपुर उपचुनाव था ना, तो उससे पहले आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी आवाज थी जी, और मैंने मेरी आंखों से ये देखा कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे जी, और वो हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, बिल्कुल, उससे पहले वो प्रभारी भी रहे जी। तो उस दौरान एक दिन जो रेस्ट हाउस की बात है, शहर के जितने प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिसके पास मोटा अथाह पैसा है, और जो अलग अलग पार्टियों तक में भी थे, वो सारे लोग गुप्ता जी की हाजिरी मार रहे जी। मैं भी वहां कुदरती गुप्ता जी ने बुला रखा था, तो मैं भी वहां चला गया। तो मैं जैसे ही देखा भाई वहां कोई बीजेपी वाला, कोई कांग्रेसी, कोई जेजेपी, कोई नेलो, मैं हतप्रभ रह गया। महर कमाल है, शहर के जितने अग्रवाल समाज के जो मुख्य लोग जी, जो मतलब एक वोट बैंक भी और एक पैसे वाले आदमी, हाँ बिल्कुल, वो सारे वहां हाजिरी मार रहे जी। क्यों मार रहे? सुशील गुप्ता की वजह से नहीं मार रहे, बल्कि वो इसलिए मार रहे कि अरविंद केजरीवाल एक फेस था, उसमें वो मुख्यमंत्री थे। यस, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उस फेस पर भी एक डेंट मारने कि भाई केजरीवाल सब कुछ नहीं है, ये रेखा गुप्ता आ गई है। यस, और रेखा गुप्ता का तो एक बड़ी खास बात ये, अरविंद तो अपने पीछे केजरीवाल लगाता है, बिल्कुल, जिससे बहुत लोग तो ये नहीं समझ पाते कि ये अग्रवाल समाज से है या नहीं जी। जबकि जो गुप्ता जो लगा रहे हैं उनका सबको पता है भाई लाला जी है, लाला जी है, अग्रवाल समाज से, ठीक है। तो उसको जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है। अगर वो अग्रवाल समाज के बजाय किसी और समाज के नेता को, विधायक को या किसी भी नेता को बनाते, तो उसमें उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज में एक फेस बने रहते, क्योंकि वर्षों तक वो रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। अग्रवाल समाज का और तो कोई आदमी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक फायदा उनको मिलता है। लेकिन यहाँ जो मोदी और शाह की रणनीति वो ये है कि अपने विरोधी को चुनाव में नहीं हराना जी जी, चुनाव के बाद भी उसका ऐसा कर देना है जी कि वो फिर कई साल तक होश में नहीं आई। देखो हरियाणा में कांग्रेस हारी जी, कांग्रेस हारने के बाद आज बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है, कोई आओ ना आओ, राज है 5 साल चलेगा बिल्कुल। उसके बावजूद आप ये देखो किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में ला रहे हैं। केवल इसलिए ला रहे हैं, केवल इसलिए ला रहे हैं कि भाई कांग्रेस अगर कहीं वेंटिलेटर पे भी है ना तो वहां भी जो है ऑक्सीजन कम कर दो, बिल्कुल, ठीक है ना। यानी कि कांग्रेस के समझ में नहीं आ रही, जनता में एक इस प्रकार का संदेश दे दो कि कांग्रेस अब बिल्कुल शमशान घाट में जा चुकी है, अब कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचा। सारी की सारी जो प्रक्रिया है, ये नेताओं को तोड़ना, ज्वाइनिंग कराना, ये सारी की सारी प्रक्रिया इसी रणनीति का हिस्सा है। और साथियों, अगले वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि प्रवेश वर्मा कहां चूक कर गए, किस वजह से प्रवेश वर्मा का पत्ता कटा या नाम कटा, वो भी हम समझाएंगे। वो भी आपको भली भांति समझाएगा कि कहां पर उनको दिक्कत आई। तो प्रद्युम्न भाई जी, जो इन्होंने एक महिला फेस दिया है जी, इस महिला फेस देने से
अभी साउथ में भी आगे चुनाव आने हैं जी, बिहार में भी चुनाव आने हैं जी। तो बीजेपी वो पार्टी है, यह जब एक चुनाव खत्म होता है, जब शाम को 6 बजे लास्ट वोटिंग होती है, 7 बजे लास्ट वोटिंग हो जाती है, उस 7 बजे के बाद ये अगले प्रदेश की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत ही तीव्र राजनीति करते हैं। वो जो आप कहते हैं कि यह वह पार्टी है जो 24 घंटे और 365 दिन राजनीति करती है। तो ये महिला मुख्यमंत्री से अब आगे जहां जहां चुनाव होने हैं वहां इनको क्या फायदा मिलने वाला है? देखो, ना केवल महिला मुख्यमंत्री से बल्कि अग्रवाल समाज की एक महिला को जी बढ़ाना, दोनों फायदे उठाएंगे इससे। अच्छा, एक तो ये मैसेज देंगे कि हम महिलाओं का इतना मान और सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, और देखो, हमने दिल्ली जैसे प्रदेश की जहां से देश की राजनीति चलती है वहां का मुख्यमंत्री जो एक महिला को बनाया है जी। दूसरा, अग्रवाल समाज वो समाज है, बहुत से दर्शक देख रहे होंगे, मंडियों में जो आड़ती हैं या मंडियों में जो दुकानें हैं जी, उनमें मोस्टली अग्रवाल समाज के लोग होंगे जी। और जितने भी विधानसभा क्षेत्र, अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो अनाज मंडियां है ना, उन्हीं से उस विधानसभा क्षेत्र का हार जीत का एक नैरेटिव सेट होता है जी। क्यों होता है? क्योंकि अब एक आड़ती है, उसके साथ 200, 300, 500 किसान जुड़े होते हैं जी। और वो जैसा वो आड़ती उनका दिमाग सेट कर देगा, क्योंकि सारा रोड़ा तो सिर्फ दिमाग सेट करने का है। जी। एक तरफ तो कांग्रेसी ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है जी जी, और मैं दूसरी तरफ ये कहता हूं कि दिमाग खराब है। बिल्कुल, वो दिमाग में वो चीजें चली गई। बिल्कुल। अगर ईवीएम खराब है तो आप चुनाव ही क्यों लड़ रहे हो? यस, बात खत्म, आप चुनाव का विरोध करो। हाँ बिल्कुल। जब आपको पहले से ये पता ईवीएम सेट है तो आप फिर किस लिए खर्चा लगा किस लिए खर्चा लगा क्यों लोगों को मतलब उनका हाथ पैर और जोड़ने लग रहे हो बिना काम? बिल्कुल बिल्कुल। जब हार निश्चित आपको पता है। दूसरी तरफ जो अग्रवाल समाज है वो इस तरह से एक नैरेटिव सेट कर देता है, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं मोदी अमित शाह की जोड़ी और पूरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, कोई शक नहीं। और प्रद्युम्न भाई देखिए, जिस मंडियों की आप बात कर रहे हैं, जिन आड़तियों की आप बात कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन रहा है, उस किसान आंदोलन में भी उस आड़तियों का या उस लॉबी का बहुत बड़ा हाथ था नाराजगी पैदा करने में, और वो नाराजगी लोकसभा में झलकी भी जी। ठीक है, तो कहीं न कहीं इन्होंने इस फैसले से उनको भी साध लिया। आप यही करें। देखो, निश्चित रूप से एक तीर से कई निशाने साधे हैं और वास्तव में होता यह है कि यही राजनीतिक कुटिलता है। इस तरह के जब तक कोई पार्टी राजनीतिक फैसले नहीं लेगी ना तब तक कुछ नहीं होना। जी जी। अब कांग्रेस में तो पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि फलाना आदमी को बनाएंगे और वो बन जाता है। ठीक है, अब आप बहुत अचंभे की बात ये है कि करण सिंह दलाल बिना टिकट मिले अपना नॉमिनेशन भरा। कांग्रेस क्या बात कर रहे हैं प्रद्युम्न भाई आप? ठीक है, बिल्कुल। जयप्रकाश जेपी का लड़का विकास सारण सरेआम ऐलान कर रहे हैं टिकट हमारी है, रोड़ा नहीं है जी। ठीक है, बीजेपी को करके दिखा दो। सही बात है, मतलब इससे बड़ी अनुशासनहीनता क्या होगी? बीजेपी में आज मेयर का चुनाव चल रहा है, जो लोग, बहुत रोचक बात बता रहा हूं, जो लोग जेब में टिकट डाल के सोया करते ना, मेरे को भी बहुत बीजेपी वाले मिले। बीजेपी ऑफिस में एक दिन तो हम दोनों इकट्ठे ही थे। हाँ बिल्कुल, उस दिन भी मिले। तो वो ये कहते जी हमारी तो जेब में है, फाइनल होगी। वो जेब में था पार्टी की, जेब में से। ठीक है, जेब काट ली अगले की, ले गया कोई और। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। और जिस पार्टी में सबसे ज्यादा संभावनाएं हो, कभी भी किसी की भी लॉटरी लग सकती जी, तो उसका जो है ग्रो करेगी, नेचुरल बात है। बिल्कुल। और जिसमें ये पता हो पहले से फिक्स, देखो अब कोई भी, अभी मेयर का चुनाव चल रहा है नगर निगम, अब अगर किसी वार्ड में ये कन्फर्म हो वह जीतता ही होगा, तो दूसरे जो कैंडिडेट है उनका तो हौसला डाउन हो जाता है, वो चुनाव में बैठे जाते हैं। कई तो फार्म में नहीं भरते। बिल्कुल। अब जैसे हिसार में क्या हुआ, कांग्रेस ने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया भाई आपको टिकट देंगे, उसका बेचारा यूं ही आग भाई जितना तो है नहीं, वो फार्म में कौन भर के आ ये भी हालात हो जाती है। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो राष्ट्रीय पार्टी किस प्रकार से मजबूत होगी, और मजबूती भी उसको बहुत बड़ी ताकत बन चुकी बीजेपी उसका सामना कर। अच्छा, इसमें एक और बहुत गजब में बात जोड़ता हूं जी। मान लो कोई भी पार्टी है,
बीजेपी है, कांग्रेस है। अब कांग्रेस में फैसले कौन कर रहा है शीर्ष पर? जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा प्रियंका केसरी वेणुगोपाल, जी जी, यही कर रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी में कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। आखिर जो फर्क है ना इनका, क्यों तो बीजेपी अब हो रही है, क्यों कांग्रेस फेल हो रही है जी, वो फर्क इस बात का है कि आखिर वो कौन शख्स है। बीजेपी में तो आखिरी मिनट तक ये नहीं पता चलता, आखिरी सेकंड तक, जब तक वो नाम क्लियर नहीं चिट्ठी में आ जाए, हाँ, कौन बनेगा नहीं पता चलता। बिल्कुल, जबकि फैसला वहां भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो लोग कर रहे हैं उनका पहले पता चल जाता भाई ये चीज होनी है। यस, बिल्कुल से सीक्रेसी देखिए कितनी। कौन वो शख्स है कि जब 2-3 आदमी ही मीटिंग कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो उनमें से कहीं कोई तो लीक कर रहा है उन बातों को, कोई तो लीक कर, उस चीज पर कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं। बिल्कुल सही कहा, कोई कुछ नहीं है। अब केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय महासचिव संगठन का लगा रखे है जी, उनका देश में कितना प्रभाव है, कितने लोग केसी वेणुगोपाल को जानते हैं, वो हमारी भाषा ही नहीं समझता। आखिर उससे फर्क क्या पड़ता है ये नहीं समझ मारी। प्रद्युमन भाई आप एक चीज देखिए ना, जो हिंदी पट्टी जहां पर कांग्रेस कमजोर है जी, जहां पर कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, और जब तक कांग्रेस हिंदी पट्टी में मजबूत नहीं होगी जी, कांग्रेस का राज नहीं आ सकता। मैं लिख के दे रहा हूं ये बात, जब तक मैं लिख के दे रहा हूं ये बात, जब तक दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, यस, जिसको हम हिंदी पट्टी भी कह सकते हैं, हाँ, दिल्ली के सराउंडिंग राज्य भी कह सकते हैं, कांग्रेस का राज तभी बना। कांग्रेस नहीं, किसी भी पार्टी का, अगर जनता पार्टी की जब राज आया ना, बिल्कुल, तो तभी आया था जब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, जो ये सराउंडिंग राजस्थानी एरिया में एक लहर आई, यस, तभी आया। लहर यहां से बनती है। और कौन बनाता है लहर? साउथ में तो आज भी कांग्रेस का ठीक-ठाक वजूद है। आज तक जितने प्रधानमंत्री बने उनका अगर रिकॉर्ड उठा करके देखें तो सबसे ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश ने दिए जी। आज भी मोदी केवल इसलिए प्रधानमंत्री बने देश के जी, बहुत विचार करने वाली बात बता रहा हूं मैं, जब उन्होंने अपने गुजरात को छोड़ करके जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया जी। अगर मोदी वाराणसी से चुनाव ना लड़ते, ना तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आती, ना बीजेपी की देश में सत्ता आती जी, क्योंकि गुजरात तक तो पहले से सीमित थे। बिल्कुल, और गुजरात में तो उन्होंने 25 सीटें, 25 की 25, 24 है, 24 की जो सारी ले आते हैं जी जी, ठीक है। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नहीं आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इफेक्ट मध्य प्रदेश पर भी पड़ता है, उत्तर प्रदेश का इफेक्ट उत्तराखंड पर भी पड़ता है जी, उत्तर प्रदेश का इफेक्ट हरियाणा पर भी पड़ता है, पंजाब पर भी पड़ता है, दिल्ली पर भी, बिहार पर भी, तमाम राज्यों पर पड़ रहा है जी जी। और उसमें जब तक आप मजबूत नहीं होगे, आप देखो मायावती और मुलायम का और तो कहीं कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश के अलावा, कुछ नहीं है ना, ना। और वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बने बैठे हैं केवल और केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश से जीत जाते हैं। हाँ। तो मैं वही कर रहा प्रद्युमन भाई जी, जब तक जो इस क्षेत्र की भाषा है जी, आप उस भाषा को समझने वाला ही प्रभारी नहीं लगा सकते, महासचिव नहीं बना सकते, कुछ नहीं। तो मुझे ये बताइए कि आप लाभ कैसे लेंगे? तब तक कुछ नहीं होना कांग्रेस का। और कांग्रेस पता नहीं क्यों इन बातों को सोच रही, कौन फैसले कर रहा है कांग्रेस में, ये उनको यही मालूम नहीं है कि ये राइट आदमी, इस राइट आदमी को इस क्षेत्र में लगाइए तो आपको बेनिफिट होगा, यही मार खा रहे हैं। चलो वीडियो हमारा लंबा हो गया हुआ प्रद्युमन भाई, अगले वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि परवेश वर्मा किस वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और कई सारे पहलू रह गए। यह भी हम बताएंगे कि बीजेपी किस प्रकार से अग्रवाल को साधना है, किस प्रकार से ओबीसी को साधना है। और पहले जब मोदी जी बीजेपी का फेस नहीं थे, उस वक्त मोदी जी से भी बड़े कद के नेता बीजेपी में मौजूद थे, परंतु वे पूरे भारतवर्ष में राज नहीं ला पाए। तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ मोदी जी के आने से, उस चीज पर भी हम प्रकाश डालेंगे और स्पष्ट आपको यह समझा देंगे कि सिर्फ एक काम किया बीजेपी ने, और जिस वजह से बीजेपी 3 टर्म से शासन कर रही है। तो साथियों, यह जो हमारा वीडियो है, आप भी जानते हैं कि हमने चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव से पहले कई सारे वीडियो में इस बात का जिक्र किया और बिल्कुल डंके की चोट पर जिक्र किया। कई भाइयों को यह बात शायद अटपटी भी लगी होगी। हमने कहा था कि दिल्ली पर राज करेगा हरियाणा, और वो बात बिल्कुल 100% सच साबित हुई। हम आपसे जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें, और वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।